आप सभी दोस्तों का स्वागत है सीवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि शायद पूरे यूट्यूब के इतिहास में एक अपने आप में यूनिक तरह की सीरीज़ होगी। इसके अंतर्गत हम लोग कुल 4000 से ज़्यादा भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित एमसीक्यू को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ हल करने वाले हैं। इसमें वे तमाम टॉपिक शामिल किए गए हैं जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी होने वाले हैं। आप चाहें यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हों या फिर किसी भी स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हों या फिर बैंक की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, एसएससी की तैयारी कर रहे हों, टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आप चाहें किसी भी स्तर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, उन सब के लिए यह सीरीज़ आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। यह सीरीज़ थोड़ी सी लंबी होगी और हम डेली इसमें लगभग 25 से 30 प्रश्नों को हल करेंगे और ये कहने के लिए 25 से 30 प्रश्न होंगे, लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन को भी ऐड कर दिया जाए तो लगभग 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग डेली करने वाले हैं। इसमें मैंने जो प्रश्नों को शामिल किया है वह प्रत्येक स्तर के एग्ज़ाम के लिए सभी प्रश्नों को शामिल किया है। इसमें हर तरह के आपको प्रश्न मिलेंगे, चाहे वह कूट वाले प्रश्न हो, चाहे वह स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न हो, सभी तरह के प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। और कोशिश की गई है कि यह सीरीज़ एक बार करने के बाद आपकी इंडियन पॉलिटी को लेके या फिर भारतीय राज्य व्यवस्था को लेके एक ऐसी अवधारणा विकसित हो जिससे कि आप इससे संबंधित किसी तरह से प्रश्न पूछे जाएं उन सभी को करने के लिए सक्षम हो जाएं। तो मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों तक बेहतर से बेहतर मटेरियल पहुंचाया जाए जिससे कि आप लोग उससे लाभान्वित हों। अगर आपको यह सीरीज़ पसंद आती है तो इस सीरीज़ को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं अपने इस महामैराथन सीरीज़ 4000 प्लस एमसीक्यूज़ इंडियन पॉलिटी से संबंधित सभी प्रश्नों को। अपने 4000 इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ के अंतर्गत यह हमारा पहला वीडियो है और धीरे धीरे करके हम इस पूरे सीरीज़ को समाप्त कर लेंगे। आप लोगों के लिए एक जानकारी, और इसमें मैंने जो प्रश्नों को शामिल किया है वह लगभग टॉपिक वाइज ही हैं, लेकिन मैंने टॉपिक का नाम इस वजह से नहीं रखा है क्योंकि उससे वीडियो लेक्चर की एक सीमा बन जाएगी। और टॉपिक वाइज प्रश्नों को करने का एक सबसे बड़ा नुकसान यह है कि अगर हम किसी विशेष टॉपिक से प्रश्नों को करते हैं तो हम अगर आंसर नहीं जानते हैं फिर भी हम उसी संबंधित टॉपिक्स को टिक कर देते हैं, जिससे हमें ये लगता है कि हाँ हमें सब कुछ आ रहा है। तो इस वजह से मैंने टॉपिक का नाम नहीं दिया है, लेकिन आप देखेंगे तो क्रम वाइज आपको प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न है कि अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे। सबसे पहले हम अगर भारतीय संविधान की बात करें तो हमारा भारतीय संविधान हम लोगों के द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया था। और अगर बात करें कि भारतीय संविधान लागू कब किया गया, तो भारतीय संविधान लागू पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। जब हमारा संविधान लागू किया गया था उस समय उसमें कुल भाग की संख्या 22 थी, और बात करें उस समय कुल अनुसूचियों की संख्या, तो कुल अनुसूचियां उस समय 8 थीं, और अगर कुल अनुच्छेदों की बात करें तो उस समय कुल 395 अनुच्छेद थे। अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो भाग अभी भी 22 ही हैं, और अनुसूचियों की बात करें तो अनुसूचियां कुल मिला के 12 हो गई हैं, और अनुच्छेद भी इस समय 395 ही हैं। तो केवल अनुसूचियों में परिवर्तन हुआ है। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, तो मैंने बताया कुल 395 अनुच्छेद थे। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा सी, 395 अनुच्छेद। हमारा अगला प्रश्न है 1925 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शंस हैं सुभाष चंद्र बोस, विट्ठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू या फिर भगत सिंह। तो 1925 ईस्वी में जब केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ तो उस समय 1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल जो थे वह प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बी, विट्ठल भाई पटेल।
विट्ठल भाई पटेल जो थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके बड़े भाई थे। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है? ऑप्शंस हैं अखिल भारतीय सेवाएं, दूसरा है प्रतिनिधित्व की असमानता, तीसरा है सशक्त केंद्र, या फिर चौथा संविधान की नम्यता का न होना। सबसे पहले हम समझते हैं कि एकात्मक और संघात्मक संविधान क्या होता है। अगर किसी देश के संविधान में केंद्र के साथ साथ उसकी शक्तियों का बंटवारा राज्य स्तर और उसके साथ साथ ग्राम स्तर पे भी किया गया है, तो इसका मतलब वह संघात्मक प्रकार की सरकार है। जरूरी नहीं है कि ग्राम स्तर पे हो, कम से कम राज्य स्तर पे होना आवश्यक है। और वहीं अगर पूरी शक्ति केंद्र के पास हो, उसमें शक्तियों का बंटवारा राज्यों पे नहीं किया गया हो, तो वह एकात्मक सरकार का रूप होता है। तो एकात्मक संविधान की बात करें तो अखिल भारतीय सेवाएं एकात्मक संविधान की विशेषता है, वहीं प्रतिनिधित्व की असमानता भी एकात्मक संविधान की विशेषता है, और सशक्त केंद्र का भी होना एकात्मक संविधान की ही विशेषता है। वहीं अगर संविधान की नम्यता का न होना की बात करें तो संविधान की नम्यता का होना एकात्मक संविधान की विशेषता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, संविधान की नम्यता का न होना। तो इसलिए यह एकात्मक संविधान की विशेषता न होके संघात्मक संविधान की विशेषता है। तो हम लोग को गलत चुनना था कि कौन सा एकात्मक नहीं है, तो डी वाला एकात्मक संविधान की विशेषता नहीं है। बाकी अखिल भारतीय सेवाएं एकात्मक संविधान की विशेषताएं हैं, प्रतिनिधित्व की असमानता एकात्मक संविधान की विशेषताएं हैं, और सशक्त केंद्र क्या है, यह भी एकात्मक संविधान की विशेषता है। क्योंकि मैंने बताया कि एकात्मक संविधान में क्या होगा, केंद्र सरकार ही सभी चीजों पर कंट्रोल करेगी, तो इसका सशक्त होना आवश्यक है। अगर हम एक प्रमुख एकात्मक संविधान की विशेषता की बात करें तो जो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति होती है वह भी क्या है, संविधान की एकात्मक विशेषता के अंतर्गत ही की जाती है। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बात कर लिया जाए कि भारत का संविधान कैसा है, तो भारत का संविधान ना ही एकात्मक है और ना ही संघात्मक है, यह दोनों के बीच के मार्ग का अनुसरण करता है। कुछ विशेषताएं इसमें एकात्मक की भी हैं और कुछ विशेषताएं इसमें संघात्मक की भी हैं। इसीलिए भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान भी कहा गया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान किसने कहा था। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की सरकार है? ऑप्शंस हैं राजतंत्रीय सरकार, साम्यवादी सरकार, संसदीय सरकार, या फिर अध्यक्षात्मक सरकार। तो भारत में जो है इंग्लैंड के मॉडल पे संसदीय सरकार की व्यवस्था की गई है। तो सही आंसर क्या होगा, भारत में संसदीय प्रकार की सरकार है। संसदीय सरकार होती क्या है? संसदीय सरकार ऐसी सरकार होती है जिसमें जो कार्यपालिका है वह अपनी शक्ति जो है वह विधायिका से प्राप्त करती है। तो जिस भी देश के संविधान में जो कार्यपालिका है अपनी शक्ति विधायिका से प्राप्त करती है तो उसको संसदीय स्वरूप कहा जाता है शासन का। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ब्रिटेन और भारत भी उसका उदाहरण है। अगर बात करें अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे कुछ संविधान की विशेषताएं दी गई हैं, बताना है कि कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। निगेटिव वाले को आपको चुनना है। सबसे पहला संघवाद की स्थापना, तो भारत में संघवाद की स्थापना की गई है, यह सही है। दूसरा है सरकार का संसदीय स्वरूप, तो भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप को ही अपनाया गया है, तो यह भी सही है। तीसरा है मूल अधिकार, तो भारत में भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। चौथा है सामंतशाही को प्रोत्साहन, तो भारत में सामंतशाही व्यवस्था को प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा डी, क्योंकि हमको नेगेटिव वाला ही चुनना है। बाकी ये तीनों विशेषताएं क्या हैं? भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने देशों से प्रावधान लिए गए हैं? तो अगर बात करें भारतीय संविधान की तो भारतीय संविधान को लिखने से पहले हमारे संविधान निर्माताओं ने अन्य कई देशों के संविधान को भी पढ़ा और उनसे जो भी हमारे लिए उपयोगी प्रावधान थे उसको भारतीय परिदृश्य में लेके अपनाया भी। तो इसलिए कभी कभी भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। तो ये वर्ड भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो
तो अगर बात करें भारतीय संविधान की, तो कुल 10 देशों से भारतीय संविधान में प्रावधान लिए गए हैं। अगर हम उनके नाम की बात करें तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहला है यूएसए, दूसरा है आयरलैंड, तीसरा है इंग्लैंड, चौथा है ऑस्ट्रेलिया, पांचवे की बात करें तो पांचवा है जापान, छठा है जर्मनी, सातवां है फ्रांस, आठवां है कनाडा, नौवां है रूस और 10वां है दक्षिण अफ्रीका। इन 10 देशों से भारतीय संविधान में प्रावधान दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अंतरिम संसद के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? ऑप्शंस हैं सच्चिदानंद सिन्हा ने, के.एम. मुंशी ने, बी.एन. राव ने या फिर एम.एन. राव ने। अगर हम भारतीय संविधान में संविधान सभा के गठन के प्रस्ताव की बात करें तो सबसे पहले इसको एम.एन. रॉय ने रखा था। और कब रखा था? तो 1934 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले भारतीय संविधान के लिए संविधान सभा के गठन के प्रस्ताव की बात कही थी। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा डी.एम.एन. रॉय। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? अगर हम भारत के संविधान सभा की बात करें तो इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी और इसके जो है सबसे वृद्ध सदस्य जो थे उनको इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और वह व्यक्ति कौन थे? वह थे सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद जब इसकी दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई तो इसके स्थायी अध्यक्ष के तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। तो हमसे पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष की बात कर रहा है तो वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी सही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर वहीं पूछा जाता कि अस्थायी अध्यक्ष या फिर पहले अध्यक्ष कौन चुने गए थे, वह थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो इन दोनों चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया था? ऑप्शंस हैं बी.आर. अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला या फिर गोपाल स्वामी आयंकर। हम बात करेंगे सबसे पहले मसौदा समिति की। तो मसौदा समिति या फिर इसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो इसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 ईस्वी को की गई और इसमें कुल 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष के रूप में बी.आर. अम्बेडकर को चुना गया था। तो ये सारी चीज़ें इससे संबंधित आप लोग ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि संविधान के मसौदा तैयार करने का कार्य जो सौंपा गया था उस मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए सही होगा, बी.आर. अम्बेडकर या फिर डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। पूरा नाम भी आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा विधा अलग अलग राज्यों या अन्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट करता है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है? ऑप्शंस हैं समरूपता, लोकतंत्र, संघवाद या फिर अधिनायक। तो मैंने पिछले स्लाइडों में बताया कि किस प्रकार से एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था कार्य करती है और मैंने संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत बताया था किस तरह से इसमें शक्ति को उसके अधीनस्थ भागों में बांट दिया जाता है। जैसे अगर केंद्र सरकार है तो वह अपनी शक्ति का बंटवारा राज्य स्तर पर कर देगी, राज्य सरकार चाहे तो अपने शक्ति का विभाजन वह शहरी स्तर या फिर ग्रामीण स्तर पे, जिसको कि स्थानीय स्तर कहा जाता है, उस पर कर सकती है। तो यह व्यवस्था क्या करती है कि अपने अलग अलग भागों को अखंडता बनाए का प्रावधान करती है और उनको शक्तियाँ प्रदान करती है। तो इस तरह से हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा सी, संघवाद। इसके अंतर्गत ये प्रावधान प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका के न्यायपालिका से पृथक्करण से संबंधित है? तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है और इसके अंतर्गत कार्यपालिका, विधायिका
और न्यायपालिका की व्यवस्था है। और भारतीय संविधान में इन तीनों के लिए अलग अलग शक्तियां प्रदान की गई हैं और इनमें शक्तियों का समुचित बंटवारा भी किया गया है, जिससे कि यह एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करें और एक दूसरे पे कंट्रोल बनाए रखें। तो अगर बात करें कि संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका के न्यायपालिका से पृथककरण की बात की गई है, तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 जो है हमारे संविधान के भाग 4 के अंतर्गत नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत शामिल है, जिसको कि डीपीएसबी भी कहते हैं। तो डीपीएसबी के अंतर्गत अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किया गया है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद नंबर 50। अगर हम अनुच्छेद 51 की बात करें तो इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की गई है। वहीं बात करें अगर अनुच्छेद 52 की, तो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ये सभी अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक शब्द देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को सुपरिभाषित करता है? ऑप्शंस हैं संघवाद, विचारणीय लोकतंत्र, नाजीवाद या फिर सर्वसत्तावाद। तो मैंने पिछले स्लाइड में बताया ही कि संघवाद में क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा उसके निचले स्तरों तक भी होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संघवाद। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जीवी मावलंकर। तो मैंने बताया किस प्रकार से संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सही आंसर होगा आंसर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वहीं पूछा जाए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर पिछली स्लाइड में मैंने बताया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और वहीं पूछा जाए प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, तो वे सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला प्रश्न है, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, मानवेंद्र नाथ राय या फिर एम एन रॉय, और चौथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, तो उसमें से सबसे जो वृद्ध नेता थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हीं को उसका अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो बात की जा रही है 9 दिसंबर 1946 के आयोजित संविधान सभा की, तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सही आंसर क्या होगा? ए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? ऑप्शंस हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन गोपालास्वामी अयंकर, डॉक्टर के एम मुंशी या फिर ए वी ठक्कर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि संविधान की मसौदा समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी की, जिसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 ईस्वी को की गई और इसमें कुल 7 सदस्य थे। और अगर इस समिति की अध्यक्ष की बात करें तो इस समिति के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। अगर हम उन 7 सदस्यों की बात करें तो उनमें सबसे पहले थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, दूसरे थे एन गोपालास्वामी अयंकर, तीसरे थे डॉक्टर के एम मुंशी, चौथे थे खुद बी आर अम्बेडकर, पांचवें थे टी कृष्णामाचारी, छठे थे एन माधवराव और सातवें थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो ये सातों नाम महत्वपूर्ण है। पहले थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, दूसरे थे एन गोपालास्वामी अयंकर, तीसरे थे डॉक्टर के एम मुंशी, चौथे थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पांचवें थे टी कृष्णामाचारी, छठे थे एन माधवराव, सातवें थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो इस प्रकार ए वी ठक्कर जो थे वह संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर जे बी कृपलानी। तो मैंने पिछली स्लाइड में ही बताया
कि प्रारूप समिति या फिर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और इस मसौदा समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। और इसमें कुल 7 सदस्य थे, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है 13 दिसंबर 1948, 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1949, 13 दिसंबर 1947। तो सबसे पहले अगर बात करें संविधान सभा की पहली बैठक की, तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, जिसमें कि सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, जिसमें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और इसकी तीसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 13 दिसंबर 1946। और यही उद्देश्य प्रस्ताव अंत में जाके भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रस्तुत किया था? ऑप्शन हैं मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उद्देश्यों के कथन या फिर उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। कब किया था? तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। डेट भी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए? तो अगर भारतीय संविधान की हम निर्माण की बात करें तो इसके निर्माण में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह लगभग 3 साल के बराबर है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा डी, 3 साल में भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। या फिर भारतीय संविधान का निर्माण कुल 3 साल में, या फिर एग्जैक्ट डेट या फिर एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? ऑप्शन हैं बलदेव सिंह, VV गिरी, जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो सबसे पहले ऑप्शन की बात करें बलदेव सिंह की, तो यह स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। और अगर स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री की बात करें तो वह थे जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर क्या होगा? सी, जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? ऑप्शन हैं मोरारजी देसाई, जॉन मथाई, RK सनमुखम चेट्टी या फिर NK कृष्णम चेट्टी। तो स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट तत्कालीन समय के वित्त मंत्री RK सनमुखम चेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और यह बजट उन्होंने 26 नवंबर 1947 ईस्वी को पेश किया। अगर हम बजट की बात करें तो भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि इसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख हमारे संविधान में है। बजट का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने कब मसौदा समिति का गठन किया था? ऑप्शंस हैं 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1949, 29 अगस्त 1948 या फिर 29 अगस्त 1950। तो संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 ईस्वी को मसौदा समिति या फिर ड्राफ्टिंग समिति का गठन किया था और इसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर को बनाया गया था। इसके बारे में मैंने बताया। और इसमें कुल 7 सदस्य शामिल थे। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा मसौदा समिति का या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण किया गया था। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने लगभग 25 MCQs को सॉल्व किया। और ऐसे ही धीरे धीरे हम कुछ दिनों में अपने 4000 MCQ सीरीज़ को समाप्त कर लेंगे। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। थैंक यू।